गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो छोटा सा एक टॉपिक है, उसका नाम है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, ये जो टॉपिक है ये केवल आपको आरबीएससी में देखने को मिलता है, ये टॉपिक सीबीएसई में नहीं है। ठीक है, तो आरबीएससी वाले स्पेशल तौर से ध्यान रखिए इस टॉपिक का, आणविक द्रव्यमान या अणुभार। ठीक है, जैसे अपन सिंपल सी बात करें, किसी भी एटम का अपन आणविक द्रव्यमान निकालते थे। जैसे मैं आपको बोला करता था कि हीलियम का आणविक द्रव्यमान कितना होगा या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो आप फटाक से बोलते थे कि सर 4 होगा। क्यों? क्योंकि सर आप काउंट करते थे इसके न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन और जितने भी प्रोटॉन होते हैं उनकी काउंटिंग करके आप इसका मोलर मास बता देते थे। लेकिन यहाँ पे बहुलक मतलब जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स का आप मोलिकुलर वेट कैसे निकालोगे? क्यों? बात आती है कि सर पॉलीमर्स जो बने होते हैं ना, ये बहुत सारे मोनोमर्स से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? मोनोमर से। अब इनका सेम तो निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर कुछ पॉलीमर्स, ठीक है, कुछ पॉलीमर्स तो क्या होते हैं? लॉन्ग चेन के होते हैं। ठीक है, किसी की चेन तो क्या होगी? लंबी होगी, और किसी की चेन क्या रहेगी? शॉर्ट रहेगी। ठीक है, कि सर कुछ तो शॉर्ट चेन के होंगे और कुछ लॉन्ग चेन के होंगे, तो इन दोनों का आपको मोलर मास निकालने में सर प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि सर इसमें तो 3-4, जैसे लॉन्ग चेन वाला पॉलीमर बनाऊं मैंने, मान लिया जैसे एथीन का पॉलीमर बनाना मेरे को, सिंपल सी बात है सर, पॉलीथीन बनाना मेरे को, एथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने ये ले लिए 3, कितने? मान ले एक बार के लिए सर मैंने 2 ले लिए। ठीक है, 2 लिया तो इसका मोलिकुलर मास क्या होगा? मतलब इसकी चेन कितनी होगी? CH2 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 और CH2। सर इतनी बड़ी चेन बन गई। अगर मैंने ये 3 ले लिया तो सर चेन और बढ़ जाएगी। मतलब अब कैसे हो जाएगी? जैसे 2 लिया तो इसके चेन बन गई, उसके बाद में सर मैंने 3 ले लिया, ये 3 मोनोमर्स ले लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा सर? वही CH2, वही CH2 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 और CH2। ठीक है, इतनी बड़ी चेन बन जाएगी। अब सर दोनों चेन अलग अलग है तो दोनों का मोलर मास तो सेम नहीं हो सकता, तो सर इनका मोलर मास कैसे निकालें अपन? बात आती है तो इन पॉलीमर्स का मोलर मास, मतलब पॉलीमर्स का मोलर मास या आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि सर जितनी भी मोनोमर्स है ना, उनका क्या करेंगे अपन? उनका मास ऐड करेंगे। जितनी भी मोनोमर्स हैं उनका मास निकालेंगे। ठीक है, उनका मास अपन को पता होगा, उनके मास को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और उसके बाद में जितने मोनोमर अपन ने लिए उनका डिवाइड कर देंगे। मतलब कहना क्या चाहता हूं सर? कहने का मतलब यही है कि जितने भी पॉलीमर्स होते हैं ना, उनका आणविक द्रव्यमान या मोलर मास निकालने का सिंपल सा एक ही तरीका है कि सर आप एवरेज ले लो। क्या ले लो? एवरेज ले लो, औसत ले लो। औसत के द्वारा आप बहुलकों का या पॉलीमर्स का क्या निकाल सकते हो? मोलर मास निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एवरेज लेंगे तो सारा कॉमन हो जाएगा, बीच सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। आई बात समझ में? मतलब बीच का मास आ जाएगा। सर एक्चुअल में उसका मास कितना है, इसलिए एवरेज लेना पड़ेगा। और सर एवरेज भी कितने टाइप से? 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला कैसे? सर अकॉर्डिंग टू संख्या, मतलब नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर, बहुलकों के नंबर, मतलब कितने मोनोमर्स पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा कैसे? कि सर उसके मास के अकॉर्डिंग, मतलब दूसरा कैसे? भार, औसत, अणुभार। पहला तो अपन संख्या, औसत, अणुभार की बात करेंगे। पहला तो संख्या, पहला जो मास लेंगे संख्या, औसत, अणुभार, संख्या, औसत, अणुभार। दूसरा जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन भार, औसत, अणुभार। किससे बात करेंगे? भार, औसत, अणुभार। ठीक है, 2 तरीके से निकालेंगे। सर पहला जो मेथड रहेगा वो रहेगा मेरा संख्या, औसत, अणुभार, और दूसरा मेथड रहेगा भार, औसत, अणुभार, मतलब एवरेज नंबर मोलर मास, एवरेज नंबर मोलर मास, एवरेज वेट मोलर मास, एवरेज नंबर मोलर मास, एवरेज वेट मोलर मास। आई बात समझ में? इस टाइप से 2 तरीके से इसका निकलेगा। पहले की बात समझो, इसमें केवल संख्या का ज्यादा रोल रहेगा, इसमें किसका? भार का। इसमें तो किसका? संख्या। संख्या किसकी? सर पॉलीमर में। पॉलीमर में कितने मोनोमर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। ठीक है सर, भार किसका? पॉलीमर में कितने मोनोमर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन मोनोमर्स का भार,
उन मोनोमर्स का वेट। दोबारा समझो सर, संख्या मतलब औसत अनुभार, तो लास्ट में एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज लेना। यहाँ पे बात आती है सर संख्या, संख्या कौन सी रहे, संख्या कौन सी सर, जो एकलक अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, बहुलक में। यहाँ पे भार किसका सर, एकलक अणुओं का या एकलक इकाइयों का भार जो बहुलक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई बात समझ में। इस तरह से दो मेथड काम में लेते हैं, जिसमें से पहला पढ़ेंगे अपन संख्या औसत अणुभार। पहली चीज कौन सी है तुम्हारी, संख्या औसत अणुभार। अब संख्या औसत अणुभार की बात करते हैं अपन। पहले संख्या औसत अणुभार। देख अणुभार, अणुभार को किससे दिखाते हैं अपन, कैपिटल एम से। संख्या है इसलिए स्मॉल एम कर दिया। दोबारा समझो, अणुभार मतलब मोलर मास, मोलर मास को कैपिटल एम, संख्या मतलब नंबर, नंबर को किससे दिखा दिया अपन ने, स्मॉल एम से। और औसत एवरेज को बाहर से दिखा दो, एवरेज को बाहर से दिखा दो। ये चीज निकालनी है अपन को। अपन बात करते हैं, सबसे पहले सिंपल सी बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें होता क्या है कि सर किसी भी पॉलीमर में, किसी भी पॉलीमर में मतलब किसी भी बहुलक में टोटल मास, टोटल मास कैसे कि सर हर एक मोनोमर को, हर एक मोनोमर को जितने मोनोमर है उनको उसके मास से गुणा करो, ऐड करो और टोटल मोनोमर का डिवाइड कर दो। समझो, दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान ले कि अपने पास जो पॉलीमर है ना उसमें N1 प्रकार के एकलक, N1 प्रकार के एकलक इकाइयों का एकलक इकाइयों का N1 प्रकार के एकलक इकाइयों का जो द्रव्यमान है ना, क्या है द्रव्यमान, वो कितना है गुरुजी M1, कितना M1। इसी प्रकार N2 प्रकार के एकलक इकाइयों का जो द्रव्यमान कितना होगा M2। आई बात समझ में। ऐसे ही n तक बात करेंगे। कहां तक बात करेंगे, n तक। डेस डेस करके लिख सकते हैं कि सर जो n है या ni ले लो, क्योंकि n तो अपन यूज कर रहे हैं, कि सर जो ni आईवा, कौन सा आईवा प्रकार का जो एकलक इकाई है, जो मोनोमर है, उसका जो मास होगा वो कितना होगा गुरुजी mi। कितना रहे mi। तो बताओ N1 प्रकार की जितने भी एकलक इकाइयों का मास कितना M1, तो टोटल मास कितना सर, टोटल मास हो जाएगा N1 है, M1 है। इसी तरह इसका टोटल मास कितना हो जाएगा सर N2 M2, और इसी तरह टोटल मास कितना हो जाएगा Ni Mi। आई बात समझ में। अब देखो एवरेज लेना, मास तो तूने निकाल लिया, हर एक एकलक इकाई का तूने मास निकाल लिया। अब क्या करो सर, योग करो, क्योंकि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐड करो और टोटल नंबर का डिवाइड कर दो। तो सर m बार, ठीक है, मेरे को एवरेज निकालना है, तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास, टोटल द्रव्यमान कितना हो गया सर, सीधी सी बात है N1 M1 प्लस N2 M2 डेस डेस Ni Mi। अब देख टोटल मास, ठीक है। अब टोटल एकलक इकाइयां मतलब टोटल मोनोमर्स, टोटल मोनोमर्स कितना गुरुजी N1 प्लस N2 डेस 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 Ni तक है, ठीक है। तो बताओ m बार कितना हो जाएगा, m बार बराबर सर टोटल मास बटा टोटल अणुओं की संख्या, टोटल मास बटा टोटल अणुओं की संख्या। टोटल मास कितना सर, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, N1 M1 प्लस N2 M2 डेस डेस Ni Mi बटा N1 प्लस N2 डेस डेस Ni। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। सिंपल सा एक बार देखो इसको, मैंने क्या किया, N1 प्रकार के एकलक इकाइयों का द्रव्यमान M1 था, तो टोटल द्रव्यमान N1 प्रकार की जितने भी एकलक इकाई उनका टोटल कितना हो जाएगा सर, गुणा करके रख दो। इसी तरह N2 और Ni का भी कर लिया। टोटल मास कितना सर, N1 M1 N2 M2 प्लस डेस 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 कुछ आगे तक है n तक है। इसी तरह से टोटल मोनोमर्स कितने हैं, टोटल एकलक इकाइयां कितनी है, जोड़ दे भाई n वाली, ठीक है। तो एवरेज कैसे लेते हैं सर, टोटल मास बटा टोटल नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। तो इसका एवरेज लिया तो ये चीज आई। अब देखो इसको आगे तो मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं वो इसको थोड़ा सा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे कि सर समीशन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, समीशन mn बार, ठीक है, नंबर मोलर मास और बार, ठीक है, एवरेज के लिए क्या करते हैं सर, समीशन लगा देंगे।
क्या लगा देंगे, समेशन, समेशन ऑफ यहाँ पे एन आई और एम आई, क्या रहे एन आई और एम आई, और नीचे भी समेशन लगा देंगे, समेशन लगा के क्या बोलेंगे एन आई, ठीक है, आई बराबर 1 से लेकर एन तक, मतलब जहां तक तू लिखेगा, ठीक है। ये तेरा एवरेज मास होता है, किसके अकॉर्डिंग, संख्या औसत अनुपात, तो संख्या औसत अनुपात के अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मूला आता है, कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में बाहर औसत अनुभार आता है तेरा, कौन सा आता है, बाहर औसत अनुभार, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। दूसरा क्या आता है, बाहर औसत अनुभार, उसके बारे में बातें करते हैं। भार औसत अनुभार, अनुभार, भार औसत अनुभार, भार को वेट, भार को वेट, पहली चीज तो अनुभार, गुरुजी अनुभार को तो कैपिटल एम, देखो रटेंगे नहीं किसी भी चीज को, अनुभार को कैपिटल एम, भार मतलब वेट, वेट को डब्ल्यू से और औसत को बार से, कोई दिक्कत रहे, अरे कोई प्रॉब्लम, ऐसे कर सकते हो ना सभी, पक्का, ठीक है। अब बात आती है सर इसमें क्या करते हैं, अब इसमें देख बस थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है, थोड़ा सा, बार है वहां पे नंबर था, वहां पे नंबर था, अब काम वही है सारा का सारा, सर टोटल मास को डिवाइड करेंगे भार से, टोटल भार मतलब हर एक इकाई का जो भार है, जो भार है वो तो नीचे रहेगा, और जो इसका औसत अनुभार रहेगा वो ऊपर रहेगा, कैसे, बस इसमें उसमें एक छोटा सा फर्क होता है वो देख ले, ठीक है। अणु का अगर द्रव्यमान को उसकी क्रमित, अगर प्रत्येक अणु का, मैं छोटी सी बात करता हूं, दोबारा चलते हैं कि सर जो N1 प्रकार का अणु है, N1 प्रकार के अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं का द्रव्यमान क्या मानता, क्या मानता है M1, ठीक है। इसी तरह N2 प्रकार के अणुओं का द्रव्यमान क्या माना तूने, M2, ठीक है। तो इसका टोटल द्रव्यमान N1 M1, इसका टोटल द्रव्यमान N2 M2, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस भार की वजह से, भार की वजह से इसको इसी के द्रव्यमान से एक बार और गुना कर देते हैं, किससे, इसी को इसी के द्रव्यमान से, जैसे M1 था M2 था, जैसे Ni की बात करें, ठीक है, Ni प्रकार के एकलक अणुओं का या अणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा Mi, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा Ni Mi। अब तुझे कुछ नहीं करना, M1 है इसमें तो M1 से गुणा कर दे, M2 है तो M2 से गुणा कर दे, तो मैंने इसको किससे गुणा किया, M1 से, तो क्या हो गया N1 M1 का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा N2 M2 का स्क्वायर, इसमें Ni Mi का स्क्वायर, क्योंकि अब अपन को भार के पदों में लेना है, किसके पदों में, भार के पदों में, अभी बताऊंगा सारी चीज सॉल्व हो जाएगी, आपके दिमाग में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब तेरे को ये तो हो गया ऊपर वाली क्रम, अब एवरेज में हमेशा ऊपर वाला द्रव्यमान बटा नीचे वाला, अब भार के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन, पहले संख्या के रेस्पेक्ट में था तो N1 + N2 + N3 डैश Ni का भाग दे दिया था, लेकिन अब क्या करना है तेरे को, भार का डिवाइड करना, तो N1 प्रकार का जो भार है वो ये रहा, N2 प्रकार का जो भार है वो ये रहा, और Ni प्रकार का जो भार है वो ये रहा, तो एवरेज क्या हो जाएगा सर, MW बार इक्वल्स टू टोटल N1 + N1 M1 का स्क्वायर प्लस N2 M2 का स्क्वायर डैश Ni Mi का स्क्वायर बट्टा टोटल भार है, तो भार तो ये, अब अणुओं की संख्या से नहीं करना प्लीज, कोई इससे मत कर देना कि सर इनको जोड़ दूं, वो अणुओं में था, वहां पे अणु औसत अनुभार में क्या, वो सॉरी वहां पे क्या नाम थे, अणु क्या नाम था उसका, संख्या औसत अनुभार, सॉरी संख्या औसत अनुभार में तो संख्या थी, वो संख्या ये दिखाएगा, भार ये दिखाएगा, संख्या तो ये दिखाएगा, भार ये दिखाएगा, तो भार है तो भार का ही डिवाइड करेंगे किससे, N1 M1 प्लस N2 M2 डैश Ni Mi का, सॉरी ठीक है। तो वही मैथमेटिक्स में आप इसको यूज कर सकते हो, MW बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ, अब वही समेशन लेंगे Ni Mi का स्क्वायर बटा समेशन ऑफ N1 Ni Mi, बस इतना सा ध्यान रखना। बताओ उसमें इसमें किसका फर्क था गुरुजी, किसी का फर्क नहीं है, MW बार और MN बार दोनों एक ही चीज है, बस इसमें ऊपर भी Mi से और नीचे भी Mi से गुणा कर दिया। याद करो MN बार
एम एन बार में क्या था, अगर मैं m1 कॉमन ले लूँ तो m1 यहाँ से, mi यहाँ से भी है, mi यहाँ से भी चला जाएगा, तो क्या बचेगा समेशन ऑफ ni, ऊपर तो mi बच जाएगा और नीचे समेशन ऑफ ni बच जाएगा। बस बात वही है सर, m1i और mi से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए मैथमेटिक्स रिजल्ट अलग आएंगे, क्या मैथमेटिक्स रिजल्ट अलग आएंगे, इसलिए फॉर्मूला भी अलग होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इस तरह से अपन किसका बाहर निकाल सकते हैं, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं, आपको आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए, इनको ड्राइव करना भी आना चाहिए और आपको इन दोनों के फॉर्मूले डायरेक्ट याद भी होने चाहिए। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी देख लो भी, सिंपल सा टॉपिक है, याद करने का ज़्यादा है, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आगे जो टॉपिक आता है इसका, वो टॉपिक है आपका इसी में कि बहुलक दो बहुपरिक्षेपण घातांक। क्या रे, बहुपरिक्षेपण घातांक, हिंदी में बोलते हैं बहुपरिक्षेपण घातांक, बहुपरिक्षेपण घातांक, बहुपरिक्षेपण घातांक पीडीआई। क्या है पीडीआई, पॉली डिस्पर्स इंडेक्स, पॉली डिस्पर्स इंडेक्स, ये चीज है पॉली डिस्पर्स इंडेक्स, पॉली डिस्पर्स इंडेक्स। अच्छा सर ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो पॉली डिस्पर्स इंडेक्स है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो दो तरीके के बहुलक होते हैं अपने, एक तो होते हैं समकण परिक्षेपी और दूसरे होते हैं बहुकर्ण परिक्षेपी। बहुलक दो प्रकार के होते हैं कणों के आधार पर बहुलक, ठीक है। बहुलक एक तो समकण परिक्षेपी, ठीक है, एक तो समकर्ण परिक्षेपी, इसी के आधार पर बहु परिक्षेपण घातांक है। दूसरा बहु परिक्षेपी विधि, ठीक है, बहुकर्ण परिक्षेपी। कौन सी है? बहुकर्ण परिक्षेपी। दो तरह के कणों के मास के आधार पर बहुलक दो तरीके के होते हैं, एक तो समकर्ण परिक्षेपी, एक बहुकर्ण परिक्षेपी, मतलब पॉली पार्टिकल्स, ठीक है, पॉली पार्टिकल डिस्पर्स। और ये क्या है? इक्वल पार्टिकल डिस्पर्स, ठीक है। अब समकर्ण का मतलब ऐसे कण जो समान हो, किसकी दृष्टि से? मास की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? मास की दृष्टि से। ऐसे कण जिनका द्रव्यमान क्या हो? समान हो। ऐसे कण जिनका द्रव्यमान क्या हो? समान हो, क्या कहलाते हैं? समकर्ण परिक्षेपी। और बहुकर्ण परिक्षेपी क्या होते हैं? ऐसे कण जिनका द्रव्यमान क्या हो? सर डिफरेंट हो। जिनका द्रव्यमान क्या हो? डिफरेंट, और इनका मास क्या होता है? सेम होता है, और इनका मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। ध्यान रखना, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे पॉलीमर जिनमें एकलक इकाइयों का द्रव्यमान लगभग समान हो तो समकर्ण परिक्षेपी कहलाते हैं, और ऐसे पॉलीमर जिनमें एकलक इकाइयों का द्रव्यमान में अंतर काफी ज्यादा हो बहुकर्ण परिक्षेपी कहलाते हैं। दोबारा समझो, समकर्ण परिक्षेपी ऐसे पॉलीमर्स जिनमें एकलक इकाई, मतलब ऐसे पॉलीमर जिनमें मोनोमर्स के मास लगभग इक्वल, मतलब समथिंग इक्वल हो, ठीक है। दूसरा बहुकर्ण परिक्षेपी, मतलब जिनका द्रव्यमान क्या हो? डिफरेंस हो, जिनमें गैप ज्यादा हो, क्या कहलाएंगे? बहुकर्ण परिक्षेपी। अब बहुकर्ण समकर्ण परिक्षेपी का जो मोलर मास है वो तो समान है, तो इनका मोलर मास निकाल सकते हैं अपनी जगह, ठीक है। लेकिन जिनके पॉलीमर्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो उनका मास अपन कैसे निकालें, ठीक है। उसके लिए अपन ने यूज किया बहु परिक्षेपण घातांक पीडीआई के द्वारा। पहली चीज तो पीडीआई क्या करती है? सर पीडीआई एक रिलेशन लेके आती है। पीडीआई एक क्या लेके आती है? रिलेशन मतलब संबंध। किस में रहे? पीडीआई सर एक रिलेशन लेके आती है। किसमें? सर ये संबंध लेके आती है एम एन बार और एम डब्ल्यू बार में। किसमें? एम एन बार और एम डब्ल्यू बार में, इन दोनों में संबंध लेके आती है। होती क्या है सर पीडीआई? किसी भी बहुलक का बहुपरिक्षेपण घातांक उसके भार औसत अनुभार
देख क्या रहे, भार औसत अणुभार, देख रहे क्या दोबारा सर, जो पीडीआई होती है ना, पीडीआई मतलब पॉली डिस्पर्स इंडेक्स है, ये होती क्या है सर, भार औसत अणुभार और भार औसत अणुभार और भार औसत अणुभार और दूसरा क्या था रे, अरे क्या था, संख्या औसत अणुभार, नंबर मोलर मास, ठीक है, एवरेज मोलर मास, संख्या औसत अणुभार का अनुपात क्या कहलाता है, पीडीआई कहलाता है। दोबारा सर, बहुपरिक्षेपण घातांक क्या होता है, किसी भी पॉलीमर का अणु कौन सा भार औसत अणुभार तथा उसी पॉलीमर का संख्या औसत अणुभार का अनुपात क्या कहलाता है, बहुपरिक्षेपण घातांक मतलब पीडीआई कहलाता है। कोई दिक्कत, इसको अपन क्या बोलते हैं, पीडीआई। बस आपको फॉर्मूला याद करना, पीडीआई की वैल्यू पूछे तो उसका एवरेज मास उसका वेट एवरेज मोलर मास निकालो और नंबर एवरेज मोलर मास निकालो और उन दोनों का रेशियो ले लो, फिर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है, ठीक है। अब बात आती है सर, पीडीआई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देख, पीडीआई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। या फिर पीडीआई की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ओ गुरुजी, ग्रेटर देन 1 मींस है MW इज ग्रेटर देन MN बार। किसके लिए आर्टिफिशियल के लिए, किसके लिए, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स के लिए। और पीडीआई किसके लिए होता है, नेचुरल पॉलीमर्स के लिए, मतलब ये तो होते हैं प्राकृतिक बहुलक के लिए। किसके लिए, प्राकृतिक बहुलक के लिए पीडीआई का मान क्या होता है, 1 होता है। और ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है, कृत्रिम बहुलक के लिए, कृत्रिम बहुलक के लिए मतलब आर्टिफिशियल, या फिर अपने इसको क्या बोल सकते हैं, ये इसको सिंथेसिस पॉलीमर्स के लिए भी बोल सकते हैं, सिंथेसिस पॉलीमर और ये नेचुरल पॉलीमर्स के लिए। दोबारा समझो सर, पीडीआई क्या होती है, MW बार अपॉन MN बार का जो रेशियो होता है वो पीडीआई कहलाती है। पीडीआई का मान 1 हो सकता है, किसके लिए, नेचुरल पॉलीमर्स के लिए। पीडीआई का मान ग्रेटर देन 1 हो सकता है, किसके लिए, कृत्रिम बहुलक मतलब सिंथेसिस पॉलीमर्स के लिए है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, छोटे छोटे पॉइंट है, क्या है, छोटे छोटे पॉइंट, कोई खास नहीं है रे। अब देख, एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक बच रखा आपके, वो भी जो भी बहुत इजी है, जैव निम्नीकृत बहुलक है, जैव निम्नीकृत बहुलक है, जैव निम्नीकृत बहुलक, ध्यान रखियो, मात्रा देख लियो छोटी बड़ी आपको, ठीक है। जैव निम्नीकृत बहुलक इजी सा टॉपिक है और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। इसको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी बोलते हैं। हाँ, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ध्यान रखियो। अब बात आती है सर, ये होते क्या है, जैव निम्नीकृत बहुलक, नाम देखो हिंदी में इसका नाम बड़ा अच्छा है, जैव निम्नीकृत बहुलक है, मतलब बहुलों को निम्न कर देते हैं, कौन, जीवाणु, बहुलकों को निम्न मतलब कम कर देते हैं, तोड़ देते हैं, कौन, जीवाणु, उन्हीं को क्या बोलेंगे, जैव निम्नीकृत बहुलक। ऐसे बहुलक है जिनको जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, जो बैक्टीरिया पॉलीमर्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पॉलीमर्स जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जीवाणु द्वारा टूट जाते हैं, जैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। इसके डेफिनेशन सुनो, प्राकृतिक बहुलकों को सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाता है, अतः ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, जबकि कृत्रिम बहुलकों का सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं होता, अतः वे पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अतः वर्तमान में ऐसे बहुलकों का विकास किया गया है जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटित हो सके, उन्हें जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। ये बहुलक पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। अब तक 2-3 प्रकार के बहुलक खोजे गए हैं, जिनमें से पहला जो जैव निम्नीकृत बहुलक है PHBV और दूसरा N2,
N2N6 बहुलक है, पहला N2N दूसरा N2N6, पहला PHBV बहुलक है। जो PHBV का पूरा नाम क्या, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलरेट, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट वेलरेट। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है इसका, और ये बनता कैसे है वो देखना। इसके अलावा जो दूसरा है को बिल्कुल दे रखा है N2N6 है। अब N2N6 क्यों बना, N मतलब नाइट्रोजन, N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, मतलब N2, 2 मतलब कार्बन कितने होंगे 2, इसमें 6 मतलब कार्बन कितने होंगे 6। ये तो कोई खास नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दे रखा है, ठीक है। N2N6 है। अब N2N6 होता क्या है गुरुजी, N2N6 पॉलीमर बनता कैसे है ये देख ले तू, छोटी सी बात है सर। N2N6 का मतलब C डबल बॉन्ड OH, N2 गुरुजी N2 2 कार्बन, ये ले N N6 में कुछ मत कर, देख बड़ा इंटरेस्टिंग है रे तू। ये तो गुरुजी एज इट इज टिका दिया, मैं तो ये भी टिका दिया, एज इट इज टिका दिया तूने, कुछ मत कर। कितने कार्बन, N2N6 कहाँ गया रे, N2N6, ठीक है। ये तेरा पॉलीमर है, N2 मतलब 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन, NH2 है। N6 मतलब 6 कार्बन गुरुजी, एक तो हो गया, 5 और टिका दे, कितने टिका दे 5। ये है तेरा N2N6, ये NH2, ये तेरा NH2 जुड़ गया, ये तेरा NH2 जुड़ गया। निकाल दे, क्या निकाल दे, H2 निकाल दे रे, क्या निकाल दे H2, कैसे गुरुजी, ये तेरा NH है, ये तेरा H है, ये तेरा H, यहाँ से H2 वहाँ निकाल दे। इसके आगे गुरुजी N तो लगा दे, बिल्कुल वो तो तुझे जानता ही है। यहाँ से H2 निकालेगा, बनेगा क्या, देखो कुछ नहीं करना, इधर तो NH छोड़ दे रे, CH2 C डबल बॉन्ड हो, पानी बाहर निकाल दे, क्या निकाल दे, पानी L, ठीक है। बच्चों के NH है, CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O, ये है तेरा N2N6 टाइप का पॉलीमर। देखो ढंग से एक बार थोड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये चैप्टर तो मेरे अकॉर्डिंग तो खत्म हो चुका है, बट आप इसमें थोड़ा सा NCERT के जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो ज़रूर पढ़े, उनको डिस्कस करें। जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनमें कोई खास एग्जाम्पल नहीं है, बट मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपको बहुत काम में आएगा। बाकी क्या मेरे को लगता है जहाँ तक कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन है, सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। आपको दे रखा अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स, क्या है, अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। नाइलॉन 66 है, ठीक है, ना 66 नहीं 66, ब्यूना एस, कौन सा, और पॉलीथीन, ठीक है, ध्यान रखियो, पॉलीथीन, नायलॉन 66, ब्यूना एस और पॉलीथीन। दोबारा देखो, नायलॉन 66, ब्यूना एस और पॉलीथीन। अब देख बात आती है सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज मतलब मोलिक्यूल्स के बीच में सबसे ज्यादा किसके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज है, कौन सा मोलिक्यूल्स ऐसा है जिसके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज ज्यादा है। पहला तो ये रहा, ठीक है। दूसरा इसी का एक तो ये एग्जांपल था, दूसरा जो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे नायलॉन 6, क्या दे रखा है, नायलॉन 6, नियोप्रीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तुम देख लेना वो, इसको बारे में बताता हूँ, एक समझ में आ जाएगा, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अब बात आती है सर गुरुजी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके बीच में ज्यादा होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, नायलॉन 66 क्या है, ब्यूना एस क्या है और पॉलीथीन्स क्या है। दोबारा, नायलॉन 66 क्या है, ब्यूना एस क्या है और पॉलीथीन्स क्या है।
पहली बात तो नायलॉन 66, मतलब नायलॉन का तो अपने कपड़े सुने, मतलब ये क्या है, रेसे हैं, क्या है, रेसे मतलब फाइबर्स। एक बात बताओ, रबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या रेसा? क्योंकि गुरुजी रेसा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं, फाइबर्स। तो फाइबर्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होता है, मतलब मजबूत बॉन्ड ज़्यादा बनता है कंपेयर टू प्लास्टिक। पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक सबसे ज़्यादा तो रेसा मजबूत, फिर पॉलीथीन, मतलब प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिक के बाद में क्या आता है तेरा, रबर। क्या आता है, रबर। सबसे कम होता है रबर। तो बस ऑर्डर किसी का भी पूछे, जो रेसा होगा, जो फाइबर्स होगा, उसके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा, उसके बाद में प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होगी उस प्लास्टिक में सबसे ज्यादा, उसके बाद में सबसे कम किसमें होगा, रबर्स में। तो कुछ भी तुम्हें एग्जांपल दें, आप सीधा सा कर लोगे, जैक्स, नायलॉन 6, वही बात आ गई गुरुजी, रेसा, नियोप्रीन, नियोप्रीन से रबर आ गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड वापस से प्लास्टिक आ गए। तो जो प्लास्टिक होगी सर वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, बस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद में दे रहेगा विनाश, विनाश में डिफरेंस आप कर सकते हो, छोटे छोटे एग्जांपल्स है वो आप चीजें देखोगे, ठीक है, कोई खास है नहीं मेरे अकॉर्डिंग इसमें, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कंपेयर टू द, फालतू की बात है। बैकेलाइट्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैं और पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। व्हाट इज द पॉलीमर, व्हाट इज द पॉलीमर कलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी की बातें खत्म। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो प्लीज पूछ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।